हुई थी कि संसद की चर्चा यहां से चलेगी, लेकिन वो बार बार हंगामे की भेंट आखिर क्यों चढ़ जाती है? क्यों कहीं एक रूपता नहीं दिखती पक्ष और विपक्ष के बीच में कि सार्थक चर्चा संसद में हो? क्योंकि देश के नागरिकों ने दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ उस सर्वोच्च सदन में पहुंचाया है जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और उसकी एक अपनी गरिमा है, उसका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन वो तरीका बदस्तूर अब बहुत हद तक बदल चुका है। ब्रेक से पहले बात हुई काफ़ी सारी, और ब्रेक से पहले बहुत कुछ हमारे सभी राजनीतिक दलों के मित्रों ने कहा, उसमें से कुछ एक बातें आई और कुछ एक यहाँ पर पॉइंट्स भी रखे गए। निगत, आपने एक चर्चा का बिंदु रखा था और वो था कि यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन, चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं और थोड़ा आंकड़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, तो देखिए जो ताज़ा आंकड़े और जो आरबीआई और गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उनके हिसाब से इस समय जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो माइनस में है, ठीक है, और ये 2012 के बाद सबसे कम है, और जो आरबीआई का सेट टारगेट है उससे वो 4% का, लेकिन इस समय का जो आंकड़ा है वो -5.02% का है। और भी लोग हैं अभी इस पैनल पे जो आर्थिक तौर पे अपनी थोड़ी पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से करते हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाता हूं क्योंकि काफी आर्थिक आंकड़ों के ऊपर काम करते हैं। मैं अभी इन चीजों के ऊपर करना चाहती हूँ। हाँ, कर दीजिए। देखिए विपिन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपके चैनल की भी। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं रखती। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, जो लीक्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था उसमें बताया गया था बाकायदा 2017 और 18 के 45 वर्षों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। इस पर ये हेमंत प्रेम शुक्ला जी के सवाल का मैं जवाब देती हूँ। और जो आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो भी लीक्ड डॉक्यूमेंट ही है, जो मैं नहीं, अलग अलग पत्रकारों ने लिखा है और अलग अलग वेबसाइट्स ने इसको कवर भी करा कि किस प्रकार फूड इन्फ्लेशन हाई हुई है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप अभी चले जाइए किसी भी ऐप पर सब्जी खरीदने के लिए और आप बताइए कि 2014 से पहले क्या रेट हुआ करते थे और आज निगत में एक मिनट, लीक्ड देखिए, अब जो अगर देश के जो संस्थान है जो आंकड़े प्रोवाइड करते हैं लीक्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं एक पुराना इंसिडेंट सुना देता हूं मैम यहाँ पर, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। शायद बात हो रही थी बिहार चुनाव के दौरान और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का नाम लेके जिक्र किया था कि जो महिलाओं को पैसे बांटे जाएंगे उसका कुछ ट्रिलियंस में अकाउंट आएगा। तो देखिए, ये कोई छाप दे, हमें भी उसको पहले कसौटी पे कसना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसको कोट करना चाहिए। कई बार वो कोट थोड़े मिसप्लेस हो जाते हैं। नहीं, जस्ट मैंने एक बात रखी अपनी, क्योंकि ये आंकड़े मैंने भी चेक किए पर वैसे नहीं निकले। सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ना मान के हम पत्रकारों पर भी भरोसा करने लगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, टेक योर पॉइंट। लेकिन उसके लिए मैं एक पत्रकार के पास ही जा रहा हूँ। हर्ष जी, मैं दोनों पत्रकारों के पास जा रहा हूँ। हर्ष जी, देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद कभी किसी बहस में नहीं हुआ होगा जो आज यहाँ हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने विशुद्ध झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद वो कह रही हैं कि 2017 की किसी अखबार की रिपोर्ट लीक्ड डेटा है। इसके पहले भी ऐसे ही डेटा को झूठ कई डिबेट में बोलती रही हैं, आज फिर उन्होंने किया। एक तो ये बिजनेस चैनल है, दूसरा बाकायदा आंकड़े हैं, महीने दर महीने के आंकड़े हैं जो साफ बता रहे हैं कि देश में फूड इन्फ्लेशन और जिसको हम कहते हैं कि ग्राहकों के लिए जो महंगाई है, सीपीआई जिसको कहते हैं, वो दो का दोनों रिकॉर्ड लो पर है। ईयर ऑन ईयर भी है, मंथ ऑन मंथ भी वो नीचे गया है। आप अगर अप्रैल से शुरू करें, अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि नवंबर का डेटा आया नहीं, अक्टूबर तक का डेटा है, पहली बात ये। दूसरा, मैंने ये कई बार कहा कि भाई आप लोग थोड़ा तो बताया कीजिए। ठीक है, पार्टी के तौर पर अच्छा लगता है, और मैंने पहले कहा था ना कि ये नई चर्चा हो सकती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हार को पचा न पाने की कांग्रेस की स्थिति में कुछ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक आप कांग्रेस प्रवक्ताओं के मुंह से सुनेंगे 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी। जानते हैं ये कब का आंकड़ा है विपिन जी? आपको तो ध्यान में होगा, ये कोविड काल का आंकड़ा है और उसी आंकड़े पर ये अपडेट तक नहीं होते हैं और इसीलिए इनको नहीं पता है कि आज का आंकड़ा क्या है। जब ऐसी मनाही स्थिति में विपक्ष रहेगा तो क्या आपको लगता है कि सदन चलेगी? मैं आपके मूल मुद्दे पे आता हूं, घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा। असली बात यह है, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष की तैयारी नहीं है। और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गई। आपके ऊपर आरोप लगता है कि टिकट चोरी कर दिया आपने, आपके ऊपर लगता है आरोप कि आप टिकट सही बांट नहीं पाते हैं। और आज या कल शायद वो तस्वीर आई, तक कल की है, तेजस्वी यादव जी प्रेम कुमार जी को बधाई दे रहे हैं।
प्रेम कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रभाव में आकर गड़बड़ हो गए, वरना वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर का फॉर्म भरते हुए वो बाकायदा फोटो डालते हैं एक्स पर। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष को जनता की नजर में अपना खोया हुआ विश्वास हासिल करना होगा, वरना कई बार होता है सरकार को आप जब इस तरह से हर बार ऊटपटांग बोलेंगे तो कई बार सही मुद्दे पर भी सरकार घेरी नहीं जा सकती है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जी सतीश जी, देखिए किस पर क्या बोला जाए बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन एक बात कहूंगा, जब प्रेम भाई ईपीएफओ का डेटा देते हैं तो उनको लेबर सर्वे का भी डेटा देना चाहिए। ये हो सब महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल निश्चित रूप से हाल के दिनों में हुआ है। हालांकि ये भी तथ्य है कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय बहुत सारा डेटा रिलीज ही नहीं किया गया था। आपको तो मालूम, आप बिजनेस चैनल है, बाद में किया गया। हमको लगता है बहुत चीज़ों की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अभी हर्ष जी ने कहा कि सर कोई एक सा मुद्दा है जिसकी चर्चा की आवश्यकता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चर्चा की आवश्यकता है, मैं तो बस उसी राष्ट्रीय समाचार पत्र का जिसकी प्रतिष्ठा हम में और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उस सबसे ज़्यादा है, उसको लेकर के जो खुलासे किए हैं उसके आलोक में तो चर्चा बनती है भाई, क्योंकि वो तो शुद्धिकरण है ना, बहुत शुद्ध हो रहा है। चर्चा क्यों नहीं हो भाई? कौन ऐसी चीज़ है जिसकी संसद में चर्चा नहीं हो सकती? ये फालतू के जो बहस करते रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अरे ये देश का जो भी अभी ढांचा है वो संविधान सभा के द्वारा जो संसद का निर्माण है उसी के बाद तो ये बना है। कौन ऐसी चीज़ है जिस पे चर्चा नहीं हो सकती? तो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में फालतू के बातें बताई जाती है। बस दरअसल वही बात मैं कह रहा हूँ, जो ये पॉल्यूशन हो गया ना राजनीति में, उसको अगर हम डिस्कस कर ले, बाकी भले किसी मुद्दे को डिस्कस न करें, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। और अगर ये वाला चीज गड़बड़ रहा तो एक भी चीज सही नहीं रहेगा। जी जी प्रेम जी, क्योंकि सत्ता पक्ष का अपना एक तरीका है, अपना एक काम करने का, और अभी स्पीकर आपका और तमाम चीजें, क्या कोई सिस्टम नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई ऐसी बातचीत नहीं हो सकती? क्या कोई ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकती कि संसद उस तरीके से चल पाए जैसे चलनी चाहिए? देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा जो है विपक्ष का विश्वास अर्जित करने के लिए, जब आप जो है लोकसभा के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के आदरणीय सभापति सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वह प्रयास करते हैं कि हर मुद्दे पर सहमति बने और हर बिंदु पर चर्चा हो। विपक्ष की जो इच्छाएं हैं, जिन बिंदुओं पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उस पर संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल चर्चा हो, यह प्रयास हमेशा होता है। यही जो है हमारे संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का सबसे जो है, वो कह रही है कि आप बहुत सारे बिल ले आते हैं, अपने कि हम जो मेजॉरिटी पे पास करा देते हैं, चर्चा नहीं करते उस पे, प्रयास करते हैं। जी मैं सुन नहीं पाया, क्या प्रश्न है आपका? मैं कह रहा था प्रेम जी के निगत कह रही थी कि आप बहुत सारे बिल ले आते हैं। मैं कह रहा हूं अपनी मेजॉरिटी पे आप बिल पास करा देते हैं, उनके साथ चर्चा नहीं करते। हम हर बिल पर चर्चा, देखिए बिल तो पास जो है वो संसद में बहुमत से ही होगा, यही संसदीय परंपरा है। लेकिन हम हर विधेयक पर चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो, लेकिन चर्चा करने की बजाय अगर लोग संसद से बहिर्गमन कर देंगे तो हम उनको जबरदस्ती मार्शल पकड़कर लाकर बैठाकर चर्चा कराए, ऐसी हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था नहीं है। हमारी संसदीय व्यवस्था में अगर विपक्ष बहिर्गमन करना चाहे, हंगामा करके भाग जाना चाहे, तो यह उसका संसदीय अधिकार है। ठीक है निगत, एक गंभीर सवाल आखिरी में आपसे लूंगा, छोटे में जवाब दीजिएगा उसका, और वो ये कि देखिए आप विपक्ष हैं, विपक्ष को अपनी बात रखनी है, विपक्ष को अपना सब कुछ रखना, हंगामा भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा संसद बहुत ही काम और पीस और उस तरीके से चलेगी, लेकिन उसमें एक संतुलन दिखाई दे। क्या विपक्ष की तरफ से भी इस तरह की कोशिश हो सकती है, या इस तरह का एक अप्रोच हो सकता है जिससे संसद चले, ना कि वो हमेशा सिर्फ एक विरोध का अड्डा बन के रह जाए?
मुझे लगता है विपिन जी ये तो सरकार की सबसे प्राथमिकता भी होनी चाहिए और ये जरूरी है सरकार के लिए भी कि जब आप, जैसे इन्होंने कहा बिल, कि जब कोई बिल आए तो वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, ये अनिवार्य होता है। 10 बिल भेजे नहीं गए हैं तो पहले अगर ये ही शुरुआत करें, क्योंकि ये सत्ता पक्ष है तो व्हाई नॉट, ऑब्वियसली विपक्ष आएगा, साथ में इनसे चर्चा भी करेगा और प्रेम भाई रुकिए, कृपया मुझे ये रूल दिखा प्रेम भाई रुकिए, नहीं भेजे गए हैं, ना ही कोई चर्चा हुई है, ना ही कोई डिबेट हुई है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये रियलिटी है। सुनिए दूसरा ये बात की नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ पर प्रेम भाई हिंदू मुसलमान करे बगैर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना सांस नहीं ले पाते। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? आप किए जा रही हैं हिंदू मुसलमान की चर्चा करे बगैर। मैं आ रही हूँ, मैंने तो हिंदू मुसलमान संसदीय प्रक्रिया में सारे विधेयक स्टैंडिंग कमेटी को जाएंगे। हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहते थे इस चर्चा। कराइए, कौन ला रहा है हिंदू मुसलमान? विपिन जी ये गलत बात है, इन्होंने हिंदू मुसलमान बोला था, मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ। पूरी डिबेट उठाकर देख लिया, बता दीजिए अगर मैंने मुसलमान या हिंदू का शब्द भी इस्तेमाल किया हो तो मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। तो इन्हें बता दीजिए कौन से हिंदू किया मुसलमान दिल्ली में 150 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ रहे हैं, RSS का मेरा वक्त भी समाप्त हो रहा है। प्रेम जी और निगत जी और तौसीफ पता नहीं चले गए, दोबारा जुड़े नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, आप जो तमाम लोग हैं, चाहे सत्ता में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, आप लोगों की एक बड़ी जवाबदेही है देश के प्रति। सिर्फ ये नहीं है कि हमको उसका विरोध करना है या सत्ता को लगे कि हमको विपक्ष को नहीं करने देना। आप दोनों की जिम्मेदारी है देश के प्रति, क्योंकि किसी न किसी ने आपको चुन के भेजा है। तो फिर उसके सवाल वहां उठे, सार्थक तरीके से उठे, उसके जवाब मिले और सार्थक तरीके से मिले। ये रास्ता उन्हीं लोगों को निकालना है जो वहां पर चुन के पहुंचे गए हैं।